हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमने आपके लिए 50 से अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम पीईटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे तथा आपकी परीक्षा में सहायक होंगे उनको आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। आप सभी इस वीडियो को देखिएगा और अपनी तैयारी को जांचिए। चलते हैं, हम क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी में सभ्यता में जो सिंधु नदी के किनारे स्थान स्थित था वो था मोहनजोदड़ो। इन 4 ऑप्शंस में से अगर आप इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऑप्शन है आपके सामने 4, तमिल, खरोष्टी या अज्ञात या ब्राह्मी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अज्ञात थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। यह ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रेगिस्तान का टीला, या नदी मुख भूमि का टीला, या सी मृतकों का टीला, या डी जीवन का टीला। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसका कि धान्यागार। ऑप्शन बी धान्यागार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। उन 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला इसमें से था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है जौ, जिसको यौ भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चांदी, सोना, लोहा या तांबा। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा। तांबा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु थी। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है।
ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ, इसके द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान निर्धारित अंकित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शाक्य वंश से। शाक्य वंश से ये संबंधित थे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें से प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। आपको राइट आंसर बताना है, इसमें से कहाँ प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगृह में। आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं, डिटेल आपको बॉक्स में नीचे दिया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 13 भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो भारत में जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर स्वामी जी। इनके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋषभ देव जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो परिनिर्वाण वर्धमान महावीर ने, इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पावा में। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तीसरी बौद्ध परिषद, या बी कलिंग युद्ध, या सी बौद्ध धर्म को अपनाने से, या डी मिशनरी को सीलोन भेजना। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद इनमें भारी परिवर्तन आया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। इन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि मौर्य राजा अशोक देवानाम प्रिय के नाम से विख्यात थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा है, यानी कि 19, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। तो ऑप्शन 4 है इसमें जो 4 ऑप्शन हो जाए हैं, उनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रॉक एडिक्ट 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगर आप इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में पढ़ सकते हैं, यानी 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है वो अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। जो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
इन चारों में से वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, इन्होंने ही सबसे पहले उसको पढ़ा था, उसका अर्थ स्पष्ट किया था। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22, यानी किस प्रसिद्ध गायक को शिलालेखों का शासक को किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। आपको राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। इसमें है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। जो दिल्ली के पास महरौली है उसमें एक लौह स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगता, तो उसको किसने स्थापित किया था। इन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त शासकों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनमें से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 25 क्वेश्चन है। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त। जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का राज कवि था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं, यानी समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसने लिच्छवी दौहित्र बताया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया ही था कि इसमें से किसको कहा जाता है, ऑप्शन डी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आप बॉक्स में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर अगर चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी, इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है, वो है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। तो इसमें से जो प्रमाण की उपाधि ली थी वो किसने ली थी, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिहिर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अगर आप इसमें डिटेल में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे बॉक्स में दिया गया है, आप उसे वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है 31, यानी किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो आपके सामने है 4 ऑप्शंस, इसमें से जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था।
ये है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और तत्काल बाद शासन किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खिलजी से पहले गुलाम ने और उसके बाद जो है तुगलक वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? वो है बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, यानी इनमें से किसके द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली शुरू की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है, जो कि क्या है? वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है किसने शुरू की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या है? ये क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं कि इनमें से लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहलोल लोदी। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाबर था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 37 है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका भी राइट आंसर वही हो जाएगा जो पहले वाले क्वेश्चन का हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बाबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसमें 2 इधर हैं, 2 अगले पेज में हैं। तो उसमें से आपको बताना है। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बदायूनी ने की थी। जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा? कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामतनु पांडे। अगर इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिटेल पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 41 है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपके सामने है 4 ऑप्शंस। इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 42। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन। तख्त ए ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, वो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में उसे रखा गया था। लाल किले में 2 हैं, कि दीवाने आम, दीवाने खास। तो हम लोग अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कि अब मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो अब जो 43 है इसका जो आंसर हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 45 क्या है हमारा कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस, इसमें से आपको बताना है जो कि नाना फडणवीस का मूल नाम था। तो जिसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बालाजी जनार्दन भानु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 46 कि शिवाजी का गुरु कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, शिवाजी का गुरु कौन था? तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामदास शिवाजी के गुरु थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो इनमें से जैसे लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लड़ाकू पेशवा कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हाँ इसका आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 49 है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहब के नाम से ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्बुकर्क। इन्होंने पुर्तगाल की सत्ता की वास्तविक नींव रखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। ये क्या है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो आपके सामने हैं 4 ऑप्शंस, इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1849 में। 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 52, यानी कि 52 क्वेश्चन क्या है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन है एक तरफ उनके संस्थापक हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद ब्रह्म समाज की किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। वेद समाज की किसने की थी? प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग। वेद समाज की किसने की थी? केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू। तो इसका जो राइट आंसर 1 का बी और 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 का ए,
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम जोन्स ने। तो जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी वो किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 55। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्व बंगाल को। तो शेर निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्व बंगाल से जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 56 कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो राइट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलिंजर के युद्ध में लड़ते हुए शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, और जो भी सुझाव हैं उनको दें तो हम उनको सुधार लेंगे। और इसके साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।